हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में पहला फैसला लिया, कोटे में कोटा लागू करना। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया था, यानी कि कोटे में कोटा लागू करने की अनुमति दी थी। आरक्षण का जो अधिकार एससी कैटेगरी को है उसका उपवर्गीकरण, यानी कि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वंचित जो जातियां हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके, वो भी आर्थिक रूप से तरक्की कर सकें, शैक्षणिक रूप से। तो उपवर्गीकरण की जो अनुमति दी थी उस पर अमल करते हुए हरियाणा सरकार ने कल पहली कैबिनेट में फैसला लिया। मेरे साथ एससी ए कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और जो ये पूरा सामूहिक रूप से पूरा एससी समुदाय को 20% जो आरक्षण मिल रहा था उसका कितना नुकसान एससी ए कैटेगरी के लोगों को हो रहा था। युवाओं को बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। अपना नाम बताओ पहले एक बार। देवीदास वाल्मीकि जी। बताओ, ये जो फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने उपवर्गीकरण का, एससी को हरियाणा में 20% आरक्षण मिल रहा है, 10-10 मिलेगा, तो कितना फ़ायदा एससी ए कैटेगरी के युवाओं को इसका मिलेगा? भले मुख्यमंत्री जी ये फैसला लेने में देर अवश्य की, मगर ये इतना ऐतिहासिक फैसला है। जो एससी ए की 37 कम्युनिटीज़ है, अब उनके बच्चों को निर्बाध तरीके से नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी और सभी समान विकास तभी हो पाएगा, क्योंकि आज आरक्षण की जातियों में भी, शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण के अंदर भी कुछ लोग आरक्षण का लाभ लेते लेते इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी विरोध करते हैं। कि क्या आपको लग रहा है कि जो 20% आरक्षण एससी कैटेगरी को मिल रहा था उसमें सिर्फ चमार जाति के लोगों को ही ज़्यादा फायदा मिल रहा था? वाल्मीकि, धारणक, आपका जो सिकलीगर हैं या कबीरपंथी हैं, इन जातियों को, डूम है, इनको कम फ़ायदा मिल रहा था इसका? देखिए, ये बात बड़ी स्पष्ट है। हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हाँ। हम उस समय से यदि आज तक का अपडेट करें, लगभग 48 वर्षों में आरक्षण का लाभ एक जाति विशेष को ही जाता रहा। इवन यहाँ तक कि राजनीति क्षेत्र के अंदर भी जो एससी ए के लोग थे उनको कम तरजीह दी जाती थी। और अब वर्तमान के जो अभी 6 महीने पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें 2 सीटें लोकसभा की आरक्षित थी और उस आरक्षित सीटों को दोनों ही चमार वर्ग को दी गई। इसका हमने कड़ा विरोध दर्ज किया और जिसकी वजह से मोहनलाल बड़ौली जो हमारे सोनीपत हल्का से उम्मीदवार थे, हमने इसी वजह से उनको हराने का काम किया कि ये लोग हमारे को कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मनोबल था वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ था। इसलिए लोकसभा में हमने इन लोगों को हराने का काम किया। जब इनको अपना जनाधार कम होते नज़र आया तब ये हमारी बात की तरफ आए। तब भी ये लोग कई बार झूठ पे झूठ बोलने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव पूर्व हमारे विधानसभा में जो मंत्री रहे हैं विशंबर दास जी, उनसे भी झूठ बुलवाई। उनसे ये कहलवाया गया कि हमने डीएससी के मसौदे को कैबिनेट से पास कर दिया है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये झूठ बोला कि हमने इसको चुनाव आयोग को अनुमति लेने के लिए भेज दिया है, जबकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये उस समय कैबिनेट से पास हुआ तो मुझे कोई बताएगा कि कल की कैबिनेट में कौन सा प्रस्ताव पारित किया है। फिर भी हम ये कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने हमारे समाज की, जो हरियाणा में 33,74,000 आबादी है, उस समाज के नौजवानों की व्यथा को समझा और हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहेंगे कि जो आपने ये शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया है, इसको राजनीतिक तौर से भी इसको अलग अलग बांटने का काम करें। थोड़ा ये समझाने की कोशिश करेंगे आप, हरियाणा में चमार बिरादरी की कितनी आबादी है और जो वाल्मीकि और दूसरे जो एससी ए कैटेगरी में आती हैं उनकी कितनी आबादी है? कुछ है आंकड़ा? देखिए, 1-1.5 महीना पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे और इत्तेफाक से उस समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी उपलब्ध थे। मनोहर लाल जी ने हमें कहा कि आपकी आबादी तो महज 30% है, 70% आबादी तो चमारों की है। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, जो आपको रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, आपको झूठे आंकड़े पढ़ाए गए हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है।
उन्होंने हमें कहा कि आप सच्चा आंकड़ा हमें दे दो। मैं कहा जी आप हमारे से क्यों मांगते हो? आप अपने समाज कल्याण मंत्रालय में जाए और आपकी जो परिवार पहचान पत्र आपने बना रखी है, फैमिली आईडी से इनकम जुटाए। जब आंकड़े आपके पास है, हमारे से क्यों मांगते हो? तब मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग से जो फैमिली आईडी से जो आंकड़े उठाए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चमार समाज के 30,64,000 लोगों की संख्या पाई गई और जबकि डीएससी समाज की 33,74,000 जनसंख्या पाई गई। और जिसको अगर आबादी के लिहाज से बांटा जाए 53.3% डीएससी समाज है और 42.7% चमार समाज के लोग हैं जी। चमारों के एक कदावर नेता हुए हैं साहब काशीराम, जिनको हम भी अपना नेता मानते थे। वो एक मानते थे, अब नहीं मानते थे जी, अब नहीं। अच्छा, एक चलो इसी बात में मैं बात करना चाहूँगा। कल जैसे हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, मायावती का बयान आया कि ये दलितों को आपस में बांटने की कोशिश है। देखिए, मायावती तो बेचारी महिला है। जब मायावती जी को एससीए के लोगों से और भाजपा से इतनी ही नफरत है तो वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लेनी चाहिए। वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती में दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं। इन दोनों नेताओं में ये प्रतियोगिता है कि चमारों के कोर वोट को अपनी तरफ कौन आकर्षित करता है। इन लोगों ने डीएससी आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इनकी आपसी प्रतियोगिता है कि चमारों को कौन आकर्षित करे। और इसीलिए वो अनाप छाप अनगर्ल बयानबाजी मीडिया में करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। अगर मायावती जी को इतनी ही हमारे से एलर्जी है, डीएससी के लोगों से एलर्जी है, और जो उन्होंने बयान दिया कि जो लोग उपवर्गीकरण का समर्थन करते हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाएं। बहन जी, आप उन दिनों को भूल गए और ये चंद्रशेखर रावण भी उस बात को भूल गया जब ये नगीना से चुनाव लड़ रहे थे। वाल्मीकि समाज के लोगों ने लाखों रुपए चंदा दिया इसको और इसको जिताने का काम किया। अब देखेंगे मायावती और चंद्रशेखर रावण कहाँ से जीत कर आते हैं। हम उत्तर प्रदेश में इनको चुनौती देंगे और इनको अब जीतने का जो इनका सपना था, जो लोकसभा में चमारों के 85 सांसद आते थे, आप करमपाल जी वर्ष 2029 में देखोगे ये संख्या घटकर 40-45 पे होने वाली है। अब इनका प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। यानी अब SC ए कैटेगरी के लोग ना कांसीराम को अपना नेता मानेंगे, ना मायावती को अपना नेता मानेंगे, ना चंद्रशेखर रावण को अपना नेता मानेंगे। देखिए, इन लोगों ने दलितों के नाम पर हम लोगों का शोषण किया है। अब मैं मेरे डीएससी वर्ग की बात करता हूँ। मेरे डीएससी वर्ग में कुछ घुमंतु जातियाँ भी आती है जिनके अपने सर पे छाया नहीं है, जिनका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। भले ही हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर ले, जब तक उनकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं होंगे उन बेचारों को किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। हम ये कहते हैं, कांसीराम जी ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब हमारी जनसंख्या 53.3% है और चमारों की जनसंख्या 42.7% है, इस आरक्षण को 10-10 की बजाय 11.5% डीएससी को मिले और 8.5% चमारों को मिले। रविदास महाराज जी ने एक बात कही है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे रविदास प्रसन्न। मगर ये नालायक लोग तो रविदास जी के भी नहीं हुए, जो सभी छोटे बड़ों को साथ लेकर चलने के पक्ष में थे। इन्होंने तो SC समाज के ही उन छोटे छोटे जातियों के अधिकारों को हड़पने का काम किया, जिनको अधिकार मिले जाने चाहिए थे। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का DY चंद्रचूड़ और उसकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हम DSC समाज के 33,74,000 लोगों को आज़ादी की आबोहवा में सांस लेने का निर्णय सुनाया। हम उस संस्था का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, ये जब SC ए का वर्गीकरण खत्म हुआ था 2006 में हुआ, हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उससे पहले जब अलग अलग कैटेगरी थी तब कितना लाभ मिल रहा था और ये एक होने के बाद कितना नुकसान हुआ इसका? देखिए, जब 1990 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने गुरनाम सिंह कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा
और जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। जो उन्होंने 1991 से 96 हाँ 1992 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें हरियाणा में क्लास 1 के कुल 147 अधिकारी पाए गए थे, जिसमें डीएससी समाज के केवल 26 अधिकारी थे और 121 अधिकारी चमारों के पाए गए थे। और जो बी क्लास श्रेणी थी, सेकंड क्लास श्रेणी थी, उसमें कुल अधिकारी 399 पाए गए। हमारे डीएससी समाज के कुल 31 पाए गए और 368 अधिकारी चमारों के पाए गए। यदि मैं क्लास 3 की बात करूं, 18,454 कर्मचारी पाए गए, जिसमें से महज 1,848 कर्मचारी डीएससी के पाए गए और 16,456 कर्मचारी चमारों के पाए गए। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा ये तो आरक्षण की एक तरफा लूट हो रही है। तब चौधरी भजन लाल जी ने 24 नवंबर 1991 को करनाल की धरती पे इस आरक्षण को 10-10% के हिसाब से 2 वर्गों में बांट दिया था। एक का नाम SCA दिया गया, जो लोग चमड़े से संबंधित काम करते थे उनको SCB का नाम दिया गया, जो शेड्यूल्ड कास्ट चमड़े से संबंधित काम नहीं करते थे उनको SCA का नाम दिया गया। और ये 11 वर्षों तक निर्बाध तरीके से लागू रहा। उसके बाद बंसीलाल सरकार, चौटाला सरकार में भी लागू रहा A और B। देखिए बंसीलाल जी आज हमारे बीच नहीं है, मगर अगर मैं उनके समय की बात करूं, बंसीलाल जी के पास चमारों के नेता मिले कि चौधरी साहब आप इसे ख़त्म करिए, हमारे समाज को 2 हिस्सों में बांट रहा है। तब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा भी ये क्या मसला है। तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि CM साहब ये आबादी के हिसाब से इस आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तब उन्होंने पूछा क्या ये शिक्षा में लागू है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं साहब। और तत्काल उस समय बंसीलाल जी ने अपनी कलम से इसको शिक्षा में भी लागू कर दिया। ये 1997 की बात है। इसलिए बंसीलाल जी डीएससी के पक्ष धर रहे हैं, मगर ये सारा काम इस आरक्षण को ख़त्म करने का सारा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। ये चमार नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को ये कह के डराते थे कि मनोहर लाल जी ये चौधरी भजन लाल जी ने इसको अलग अलग किया था और हमने उसको सत्ता में नहीं आने दिया। और जब ये बयान घूम फिर कर हमारे पास आया, हमने उस बयान को रिपेयर करके नए तरीके से प्रस्तुत किया। हमने बीजेपी नेताओं को ये आश्वस्त करा दिया कि ये आरक्षण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ख़त्म किया है, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीते जी सत्ता में नहीं आने देंगे, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हुड्डा सरकार में जब ये ख़त्म किया है A और B कैटेगरी, ये कुमारी शैलजा के दबाव में ख़त्म किया गया था? देखिए उसके लिए कॉम्पिटेंट कोई भी टीम का मुखिया मानना चाहते हैं। नीचे खिलाड़ी कौन क्या कर रहा है ये टीम के मालिक का काम होता है, ये टीम के कैप्टन का काम होता है। जब हम माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय से हारे, उस फैसले में बड़ा साफ लिखा गया था कि यदि कोई पार्टी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अगली अदालत में 90 दिनों के अंदर जा सकते हैं। और उस समय के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 90 दिन तो दूर, उन्होंने 2.25 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील एडमिट की थी। इसके लिए पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार है। और आज जो भूपेंद्र हुड्डा की टीम को हार का मुख देखना पड़ रहा है, इसके लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। क्योंकि मैं डीएससी प्रमुख होने के नाते मैंने 2 बार शिष्टमंडल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भेजा कि आप अपना टिप्पणी बताइए, आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें पूरी तरह से नकार दिया था, और जिसका परिणाम आज ये है कि मुझे नहीं दिखाई देता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जीवन काल में हरियाणा में सत्ता पर काबिज होंगे। और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने वर्गीकरण हमारे को करके दिए, आप 2024 को भूल जाइए, हम 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाकर छोड़ेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, क्या लगता है कि कितना फ़ायदा SCA कैटेगरी के युवाओं को नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में इसका मिलेगा? देखिए आपका जो सवाल है वो बड़ा शानदार सवाल है, क्योंकि जब तक आपके पास स्टैटिक्स नहीं होगा आप कोई वीडियो, कोई रील बढ़िया नहीं दे पाएंगे। जब ये 1994 में लागू हुआ और 11 वर्षों तक निर्बाध तरीके से चलता रहा, उस समय जो डाटे आए वो डाटे भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो RTI के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्ट किए थे। इन 11 वर्षों में क्लास 1 के 73 अधिकारी लगाए गए। उन 73 में से 37 अधिकारी DSC समाज के थे,
और 36 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए। यदि मैं सेकंड क्लास की बात करूं, 770 अधिकारी द्वितीय श्रेणी के लगाए गए, जिसमें 385 अधिकारी DSC के पाए गए और 385 अधिकारी चमारों के पाए गए। यदि मैं क्लास 3 की बात करूं, जिसमें 15,197 कर्मचारी की कुल नियुक्ति की गई थी, जिसमें से 7,641 कर्मचारी SCA के पाए गए थे और 6300 कुछ कर्मचारी चमारों के पाए गए थे। ये डाटे आपको स्पष्ट करते हैं कि इस आरक्षण की जो एक तरफा लूट रही है, जो बंदरबाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, वही कारण उसको सत्ता से दूर ले जाने का सबसे बड़ा कारण बना। क्योंकि मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 0.81% यानी 81,085-86 वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी 9 सीटों को खो चुकी है। अगर ये हमारी बात मान लेते तो आज ये लोग सत्ता पे काबिज होते। अपनी हार के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। यदि मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, जब देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी संविधान की प्रतिलिपि लेकर सारे देश में प्रचार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान ख़त्म करने जा रही है, संविधान बदलने जा रही है, ये फिर से धर्म का राज स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा उसमें हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को लागू किया है, ये वास्तव में मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हम वंचित अनुसूचित जाति के 33,74,000 लोगों को राम राज्य में प्रवेश दिया है और हमें लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि वर्ष 2020 में जब शिक्षा में लागू किया गया था, हमारे हर वर्ष 64 बच्चों का MBBS में दाखिला होता है और जबकि चमार वर्ग के 60 बच्चों का दाखिला होता है। आज हम उनसे शिक्षा में आगे खड़े हुए हैं और हमारी कोई सीट वैकेंट नहीं रहती। ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ बता रहा हूँ। अब हमारे बच्चे पीछे नहीं हैं। अच्छा, ये तो बताओ, अभी जो SCA कैटेगरी है DSC, उसमें सबसे बड़ी बिरादरी वाल्मीकि समुदाय है। जी जी जी। तो वाल्मीकि बिरादरी की कितनी जनसंख्या है हरियाणा में, ये पूछना चाहेंगे लोग। हरियाणा में वाल्मीकि बिरादरी के 12,46,000 वोट है और जनसंख्या है। ठीक है। SCA में उसके बाद सबसे बड़ी और कौन है? उसके बाद धानक समाज आता है, जिनकी आबादी 6,90,000 है। ये पूरे हरियाणा में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद ओड समाज आता है, जिसकी आबादी 1,92,000 है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस में तो सारे चमार बिरादरी के बड़े नेताओं का, चाहे अशोक तंवर ले लें, चाहे कुमारी शैलजा ले लें, चाहे उदयभान ले लें, चाहे वरुण मुलाना ले लें, जो चमार बिरादरी के नेता हैं उनका दबदबा ज़्यादा है दलित समुदाय के। देखिए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, हमारे जो DSC के लोगों के दुश्मन हैं, कोई ब्राह्मण जाट या बनिया नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जाट बनिया राजपूत हमारे हितों को प्रभावित नहीं करते। ये लोग वास्तव में दलित ब्राह्मण हैं, ये हम लोगों का शोषण करते हैं और इन लोगों ने आज तक आरक्षण की एक तरफा लूट मचा रखी थी और जिसका खामियाजा इन लोगों ने भुगता है। और जो मीडिया से चुनाव पूर्व जो है एग्जिट पोल के जो इन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, वो जो हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया, उनसे यही गलती हुई कि वो सभी शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को कांग्रेस में मानकर चलते रहे, जबकि DSC का 14% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरफा गया है और जिसने भारतीय जनता पार्टी की हारती हुई सरकार को फिर से सत्ता में लाकर छोड़ दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ये बात स्वीकार की है कि आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जाना ज़रूरी है जी। और इस संदर्भ को लेकर हम वर्ष 2006 से 2024 तक इस आंदोलन को निरंतर लड़ते आ रहे हैं जी। 2006 में हम लोगों ने जींद में 24 दिन का आमरण अनशन किया था। फिर हमने वर्ष 2008 में रोहतक के अंदर 34 दिन का आमरण अनशन किया था। और 2008 के अंदर जब रोहतक के अंदर पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उस लाठीचार्ज में काफ़ी लोगों पर चोट फूट हुई थी और उसमें प्लास्टिक की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया था। उस समय मेरी पत्नी को भी चोटें आई थी और वो वर्ष 2009 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी जी। फिर हमने इस आंदोलन को वर्ष 2000 में फिर दोबारा उठाया। हम 2000 में भी
बगैर निर्णय के, बगैर कोई फैसले के हमारे को उठना पड़ा, क्योंकि सरकारों को ये निरंतर बहाना मिल रहा था कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हम सर्वोच्च न्यायालय से भी वर्ष 2000 में 3 जजों की कमेटी में केस जीत चुके थे और तीनों ही जजों ने ये कहा था कि उपवर्गीकरण सही है, ताकि अनुसूचित जातियों की उन जातियों को भी लाभ मिल सके जो आज तक आरक्षण के लाभ से वंचित रही है। जो दूसरी पार्टी थी, जो गजय सिंह बनाम हरियाणा सरकार के नाम से केस था, वो पार्टी 5 जज की बेंच में चली गई और वर्ष 2018 में 5 बेंच की जजेज ने भी यही निर्णय दिया कि स्टेट के अंदर उपवर्गीकरण ज़रूरी है, क्योंकि आरक्षण पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं हो सकता, ये किसी एक जाति की बापोती नहीं है। और वर्ष 2024 में 1 अगस्त जो ऐतिहासिक दिन था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने हमें चाय पर आमंत्रित किया था, हमारे समाज को बुलाया था। तब उन्होंने हमें यही बात की थी कि देवीदास जी, आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जब वर्ष 2020 में आपने शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया, जब आपने विधानसभा के अंदर इसको कानून बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोर्ट के नाम की ये बहानेबाजी छोड़िए। जब प्रदेश के अंदर BCA और BCB चल सकता है, तो हरियाणा में SCA और SCB क्यों नहीं चल सकता। चलो, तब भी 1 अगस्त को ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय से निकल कर आ जाता है और हम निरंतर सरकार पर दबाव बनाने के लिए खड़े हुए थे कि सरकार अब इस अपनी बात को कायम रखे। उन्होंने कहा था कि आपका मामला जब भी न्यायालय से निकलेगा, हम आपके पक्ष में आपकी नोटिफिकेशन को आगे करेंगे। मैं क्या, अब फैसला आ चुका है, अब आप टाल मटोल छोड़िए और इस काम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। चलो, जैसा भी कहे, एक हिंदी फिल्म का गाना है, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। चलो, बहुत धन्यवाद। और देवीदास वाल्मीकि जी थे, और वाल्मीकि जी, देवीदास जी और DSC समाज के पूरे हरियाणा में अलग जगाने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जिनमें बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसी रैली का नतीजा हुआ पूरे हरियाणा में DSC समाज में जागरूकता आई और चेतना जागी, और जिन्होंने कि BJP के पक्ष में वोट देने का फैसला लिया था, और उसी का नतीजा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हारी है, तो वो उसका सबसे बड़ा योगदान DSC समाज का है। SC A कैटेगरी और B कैटेगरी को जो अलग अलग किया गया है, 10-10% जो आरक्षण दिया गया है SCA समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसको भविष्य में मिलने जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि SC समाज का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन था तो दलित ब्राह्मण, इन्होंने कहा है कि जो चमार बिरादरी हैं वो हम उनको दलित नहीं कहेंगे, दलित ब्राह्मण कहेंगे, जो कि हमारे SCA कैटेगरी की जो 36 जातियाँ, वो सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने पहुँचाया। देवीदास वाल्मीकि जी का कहना है। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिखना, उस पर भी हम अगली वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।